कोई भी लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर, यदि आप अपने लक्ष्य से विपरीत कार्य करते हैं, कोई दूसरा कार्य करते हैं, या फिर अपनी जिम्मेदारियों से घबराते हैं, थोड़ी सी ही समस्याएं आने पर आप अपने पथ से डिग जाते हैं, तो आप हो सकता है अपने उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाएँ। इसलिए दोस्तों सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, साथ ही समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहिए, आपकी जीत निश्चित है। इसी मोटिवेशन के साथ आज शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे गति के नियमों के बारे में। तो गति के नियमों के बारे में शुरू करते हैं। इन गति के नियमों का प्रतिपादन किया था एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने इन गति के नियमों को प्रतिपादित किया था, दिया था। इनका जो आइजैक न्यूटन का जो टाइम पीरियड है वो है 1642 से लेकर 1727 तक। साथ ही इस नियम का जो इनने पूरे तो इसका प्रतिपादन इन्होंने सन में किया था 79 में किया था। 1679 में इसका प्रतिपादन किया था। और इसका जो प्रकाशन है, इन नियमों का प्रकाशन एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में हुआ था। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इसका प्रतिपादन हुआ था 1687 में, 1687 1687 में इन सारे नियमों का, 3 जो नियम है मुख्य, उनका प्रतिपादन यहाँ पर हुआ था। सर आइजैक न्यूटन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे यहाँ पर, जिन्होंने इन नियमों का प्रतिपादन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। गति के 3 नियम मुख्य रूप से इन्होंने दिए थे, जिनका विवरण यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो गति का जो पहला नियम है, प्रथम नियम, इस प्रथम नियम का दूसरा नाम जड़त्व का नियम भी है। जड़त्व का नियम, या फिर तीसरा इसका नाम मिलता है गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम या गैलीलियो का जड़त्व का नियम, यहाँ पर इसका नाम मिलता है। इस नियम के अनुसार मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अथवा कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये नियम क्या कहता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कोई वस्तु विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये नियम कहता है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि आप लीजिए एक फुटबॉल, उसे रखिए आप रास्ते पर। आप फुटबॉल में जब तक किक नहीं मारेंगे तब तक वह गति नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब है कि फुटबॉल अपनी विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि आप उस पर बल ना लगाएं, आप उस पर चोट ना मारें। दूसरी बात, जब आप फुटबॉल को यहाँ पर किक मार देते हैं तो वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर कोई बल कार्य ना करें रोकने के लिए। अब आपके यहाँ पर मस्तिष्क में, दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल कुछ दूर जाकर के रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है, जबकि ये जो नियम कहता है वो गति अवस्था को बनाए रखने की बात यहाँ पर कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे बल प्रभावी हो जाते हैं, जिनमें कि घर्षण बल एक प्रभावी बल है। घर्षण बल के कारण गेंद आगे जाकर कुछ दूरी पर रुक जाती है। तो घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। साथ ही यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि कार का एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं।
आप कार को तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, उसका एक्सीलरेटर नहीं दबाएंगे, तब तक वह गति नहीं करेगी। ये सब निर्जीव वस्तुओं का गुण हो सकता है। साथ ही गति अवस्था और विरामावस्था के यहाँ पर गुण देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये नियम कहता है। इस नियम को मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जड़त्व का नियम। तो इस जड़त्व को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये जड़त्व क्या है। यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, जड़त्व का नियम, या पहले समझ लेते हैं जड़त्व क्या है। जड़त्व की एक सरल सी परिभाषा यदि देखी जाए तो जड़त्व के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखना चाहती है। यदि वह गति अवस्था में है तो गति अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यदि वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ये नियम या जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई भी वस्तु अपनी यथा स्थिति को बनाए रखने का गुण प्रदर्शित करती है, इसे क्या कहते हैं, इसे जड़त्व कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बस का एग्जाम्पल। आपने बस में यात्रा की होगी आपने कई बार तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब बस स्टार्ट होती है, बस चालू होती है, तो जैसे ही बस आगे बढ़ती है आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, इसका कारण है यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल दे करके कि इसका कारण बताइए। तो यहाँ पर इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही बस गति अवस्था में आती है, आपका जो धड़ का नीचे वाला पार्ट है, धड़ का नीचे यानी कमर के नीचे वाला पार्ट यानी कि आपके पैर, जो पैर हैं वो किस अवस्था में रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं। और जो आपका धड़ है वो अचानक गति अवस्था में आने का प्रयास करता है, लेकिन गति अवस्था में आ नहीं पाता। वो जो कमर का नीचे का भाग है वो तो गति अवस्था में आ जाता है, परंतु आपके धड़ का भाग विराम अवस्था में है, इसलिए आपको क्या लगता है, पीछे की ओर झटका यहाँ पर लगता है। तो ये क्या है, जड़त्व का नियम, यानी कि आप जड़त्व है ये गुण, यानी कि आपका शरीर जड़त्व को बनाए रखना चाहता है, विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है। सेकंड, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो शरीर है वो, दोबारा इसी एग्जांपल को लेते हैं। जैसे कि आप बस में यात्रा कर रहे हैं, बस चल रही है फुल स्पीड पर, जैसे ही बस में आपने ब्रेक लगाया, बस में ब्रेक लगाया जाता है तो आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर क्यों झुक जाता है, आपका जो धड़ के नीचे वाले यानी कि आपके पैर थे वो क्या थे, गति अवस्था में थे, लेकिन जो आपका ऊपरी शरीर था वो किस में था, अभी वो भी गति अवस्था में था, लेकिन अचानक से रुक जाने के कारण वह विराम अवस्था में आ जाता है और आपको आगे की ओर झटका लगता है या आप आगे की ओर झुक जाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये दोनों जड़त्व के यहाँ पर उदाहरण थे। जड़त्व की परिभाषा हम देख चुके हैं। जड़त्व के प्रकारों की यदि बात की जाए तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला, गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व, और तीसरा यहाँ पर दिशा का जड़त्व। यहाँ पर आपको तीसरा वाला जो दिशा का जड़त्व देखने को बहुत कम मिलेगा किताबों में, लेकिन ये भी एक प्रकार यहाँ पर जड़त्व का होता है। तो समझ लेते हैं एक एक करके। गति का जड़त्व, गति के जड़त्व की एक सरल सी परिभाषा, कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था को बनाए रखने के गुण प्रदर्शित करती है, तो क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। गति के जड़त्व का एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। बस का एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि बस यहाँ पर आप बस स्पीड में और उसमें ब्रेक लगाया जाता है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर गति की जड़त्व का एग्जाम्पल था। सेकंड बात करते हैं विराम के जड़त्व की। विराम का जड़त्व क्या होता है, कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है या ये गुण प्रदर्शित करती है, तो उससे हम क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व यहाँ पर कहेंगे। विराम के जड़त्व का एक उदाहरण मैं और देता हूँ आपको। आपने दिवाली पर या किसी भी समय घरों में सफाई की होगी, किसकी, कम्बल की सफाई की होगी या कुछ कपड़ों की सफाई की होगी, और सफाई भी बड़ी रोचक तरीके से की होगी, डंडे से उनकी सफाई की होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ही आप कंबल में डंडे मारते हैं, डंडे से चोट करते हैं, तो उसमें जो धूल के कण हैं वो क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं और आपका कंबल साफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप जैसे ही डंडे से चोट करते हैं कंबल पर, कंबल में जो धूल के कण हैं वे अभी विराम अवस्था में थे, आपके डंडे से चोट करने पर वो किस में आ जाते हैं, यहाँ पर गति अवस्था में आ जाते हैं। क्योंकि गति अवस्था में एकदम से आते हैं इसलिए नीचे की ओर आ जाते हैं और कंबल आपका साफ हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कंबल विराम अवस्था में था और कण एकदम से यहाँ पर गति अवस्था में नहीं आ पाते, इसलिए वे
यहाँ से कंबल से दूर हो जाते हैं, इसलिए आपका कंबल साफ हो जाता है। तो यहाँ पर विराम का जड़त्व यहाँ पर एग्जाम्पल ये हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं दिशा के जड़त्व की। दिशा का जड़त्व क्या होता है? कोई भी वस्तु आपने देखी होगी, जैसे आप किसी मोड़ पर कार को मोड़ते हैं तो उसे मोड़ने के लिए आपको कुछ बल लगाने की आवश्यकता यहाँ पर होती है। उसी बल के कारण क्या होता है, गाड़ी आप मोड़ पाते हैं आसानी से। लेकिन यदि आप वह बल आप कार्य न करें तो क्या वह गाड़ी मुड़ सकती है? यानी आप यदि उसका स्टीयरिंग ना घुमाएं तो क्या गाड़ी मुड़ सकती है? यानी कि नहीं मुड़ सकती। यानी कि कार अपनी दिशा को बनाए रखना चाहती है, इसीलिए इस यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसीलिए इस गुण को क्या कहेंगे हम? दिशा का जड़त्व यहाँ पर कहेंगे। तो इस प्रकार से ये जड़त्व के नियम, जड़त्व का नियम यहाँ पर कंप्लीट होता है। जड़त्व के प्रकार हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, रोचक एग्जाम्पल यहाँ पर है। इसके बाद देख लेते हैं हम गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम को देखने से पहले हम बात कर लेते हैं संवेग की, कि ये संवेग क्या होता है। संवेग को यदि आप देखें तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। यहाँ पर द्रव्यमान की इकाई आप जानते होंगे, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर इसका मात्रक बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक बन जाएगा। और ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, सदिश राशि है संवेग। इसको थोड़ा और डिटेल में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि आप एक कार और एक ट्रक का एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के देखें। एक ट्रक और एक कार, आपने मान लीजिए ट्रक का वजन है 100 किलोग्राम, कार का वजन है 50 किलोग्राम। यहाँ पर बेसिक सी बात है, ट्रक में ज़्यादा वजन होता है, कार में कम वजन होता है। तो 100 किलोग्राम यहाँ पर इसका मान लीजिए, 50 किलोग्राम आपने कार का वजन मान लिया है यहाँ पर। तो आप जब इसको ट्रक को स्टार्ट करके चालू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या है, आगे बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा बल की आवश्यकता है। मान लीजिए 5 न्यूटन बल की यहाँ पर आवश्यकता लगी उस ट्रक को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कार को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि कार में क्या है, कम वजन है, आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें मान लीजिए 3 न्यूटन का बल यहाँ पर लगा। यानी कहने का मतलब है कार को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता है, ट्रक को बढ़ाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता है, कार को बढ़ाने के लिए कम बल की आवश्यकता है। इसी से क्या होता है यहाँ पर, यानी कि कार जल्दी वेग प्राप्त कर लेगी, ट्रक देर से वेग यहाँ पर आप वेग प्राप्त कर पाएगा। यानी कि इसे क्या कहेंगे हम? संवेग कहेंगे, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। यहाँ पर संवेग आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। दूसरा नियम जो कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बहुत ही आसान सा यहाँ पर नियम है। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रम, बल लगाएंगे उतना ही बल लगाएंगे जितना, उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा जितना कि आप यहाँ पर बल लगाएंगे। कहने का मतलब है इसको एक नियम से और यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, F बराबर m इंटू ए। ए यहाँ पर क्या है दोस्तों? त्वरण। m यहाँ पर है द्रव्यमान और F लगाया गया बल। मान लीजिए आप ट्रक में यहाँ पर बल लगाते हैं, तो यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए तो उसमें यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए तो उसके द्रव्यमान और यहाँ पर त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे? द्वितीय नियम कहेंगे। यहाँ पर F बराबर ma को यहाँ पर ma से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इस प्रकार से द्वितीय नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं तीसरा नियम। ये दूसरा नियम बहुत ज़्यादा खास नहीं था, आपसे यहाँ पर रिटन जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ सकते हैं साइंस में। तो अब देखते हैं तृतीय नियम।
द्वितीय नियम का एग्जाम्पल आप कार और ट्रक का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम सिंपल सी यहाँ पर एक बात करता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत, यहां पर किंतु लगा लेते हैं, किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह कहता है तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपने बंदूक यहाँ पर देखी होगी, या बंदूक आपने देखी ही होगी किस प्रकार से चलाई जाती। यहाँ पर बंदूक में गोली होती है जिसमें बारूद यहाँ पर भरा होता है। जैसे ही यहाँ पर पिस्टन से यहाँ पर आप चोट करते हैं तो बंदूक की गोली पूरे वेग के साथ यहाँ पर आगे की ओर चली जाती है, वेग के साथ यहाँ पर आगे की ओर बंदूक की गोली चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो बंदूक चला रहा व्यक्ति होता है उसको क्या लगता है, पीछे की ओर झटका लगता है, उसमें कंधे पर क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। ये क्यों होता है, ये होता है तृतीय नियम के कारण। यहाँ पर गोली पूरे वेग से आगे की ओर जाती है, उसी वेग के फलस्वरूप यहाँ पर क्रिया क्या हुई, गोली की आगे की ओर जाने की, उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल आप बंदूक का यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रॉकेट का एक बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल यहाँ पर चलता है। रॉकेट आपने देखा होगा इस प्रकार से, रॉकेट का जो प्रक्षेपण किया जाता है वो तो देखिए यहाँ पर रॉकेट में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ईंधन भर दिया जाता है। ईंधन भर दिया जाता है, जब इसके नोजल को यानी कि इसके इंजन को चालू किया जाता है तो पूरे वेग के साथ क्या होता है, गैसें यहाँ से बाहर निकलती हैं। गैसें बाहर निकलती हैं और पृथ्वी पर क्या करती हैं, दबाव डालती हैं। उसी दबाव के फलस्वरूप इसे रॉकेट को क्या होता है, प्रतिक्रिया बल यहाँ पर प्राप्त होता है और रॉकेट ऊपर की ओर गति करने लगता है। तो इस रॉकेट नोदन का सिद्धांत भी तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं आप तृतीय नियम का। आप कच्ची मिट्टी के घर आपने देखे होंगे, कच्ची मिट्टी के फर्श उनमें देखे होंगे और सीमेंट के फर्श देखे होंगे, या मार्बल या कोई और फर्श आपने देखा होगा जो कि पक्का होता है। आप यहाँ पर कांच के बर्तनों को मिट्टी के फर्श पर पटक कर देखिए, वहाँ पर क्या होता है, जो कांच के बर्तन है वो मिट्टी के फर्श पर जैसे ही गिरते हैं तो मिट्टी का फर्श नीचे की ओर दब जाता है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इतना बल यहाँ पर नहीं लग पाता, जिससे क्या होता है, कांच के बर्तन नहीं टूटते। यहाँ पर आप दूसरी तरफ देखें सीमेंट के फर्श, आप जैसे ही वहाँ पर बर्तन या कांच का बर्तन यहाँ पर गिराएंगे तो क्या होता है, जितना बल यहाँ पर कांच के बर्तन द्वारा लगाया जाता है पूरा प्रतिक्रिया बल फर्श के द्वारा भी लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, आपके कांच के बर्तन यहाँ पर टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और यहाँ पर दे सकते हैं आप नाव का एग्जाम्पल। आपने नाव देखी होगी इस प्रकार से, यहां पर मान लीजिए कोई यहां पर एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है। जैसे ही यह व्यक्ति किनारे पर कूदता है, ये मान लीजिए कोई सरफेस यानी कि समुद्र का किनारा है, जैसे ही ये व्यक्ति यहां से कूदता है, किसके ऊपर, किनारे पर कूदता है, तो यहाँ पर नाव क्या होती है, पीछे की ओर गति कर जाती है, जबकि इसकी जो व्यक्ति है वो आगे की ओर गति करने लगता है। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाव को जो प्रतिक्रिया बल यहाँ पर दिया गया था इसके व्यक्ति के पैरों के माध्यम से, उसी प्रतिक्रिया बल के कारण व्यक्ति यहाँ पर किनारे पर कूद पड़ता है। तो इस प्रकार से आप नाव का भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। घबराने की बात नहीं, यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर, तो आप यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें। तो इस प्रकार से गति का तृतीय नियम यहाँ पर कार्य करता है। इस तृतीय नियम के बाद अब हम देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ पर तीनों नियम कंप्लीट होते हैं, तीनों नियम दिए गए हैं। इसके बाद एक जो नियम और आता है वो है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम की थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं, पहले लिख देता हूं इस नियम को।
किसी निकाय का संवेग नियत रहता है जब तक कि उसका या उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। ये कहता है यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम। इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कोई दो गोलियां हैं, कांच की या पत्थर की, आप कोई गोली ले प्रयास किया। मान लीजिए एक गोली का प्रारंभिक जो द्रव्यमान है m1 है, दूसरी गोली का द्रव्यमान m2 है। यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग क्या है u1, प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को यहाँ पर v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को टकराने का प्रयास किया। इसका प्रारंभिक वेग u1 था, इसका प्रारंभिक u2 मान लेते हैं। अब जब ये दोनों यहाँ पर गोलियां टकराएंगी, क्या हुआ, यहाँ पर दोनों में टक्कर हुई। टक्कर को क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में टक्कर को क्या कहते हैं, संघट्ट। जब ये दोनों यहाँ पर टकराएंगी तो इसका जो द्रव्यमान m1 था, इसका द्रव्यमान m2 सेम था, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर इसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, इसका वेग v2 अंतिम वेग हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर कुल जो संवेग है, कुल संवेग है, संवेग का फॉर्मूला देख चुके हैं, द्रव्यमान गुणित वेग। तो यहाँ पर संवेग क्या है, m1u1 प्रारंभिक प्लस m2u2 बराबर होगा किसके, m1v1 अंतिम वेग प्लस m2v2 दूसरी वाली गोली का अंतिम वेग। ये यहाँ पर नियम कहता है। यानी कि इसका थोड़ा सा और डिटेल में इसको जाते हैं, समझते हैं। यानी कि आपने मान लीजिए दोनों गोलियों को यहाँ पर इस प्रकार से रखा। इसका दोनों गोलियों का प्रारंभिक क्या था, शून्य था, यानी कि 0 था, यहाँ रखी हुई थी। अब आपने इन्हें टकराने का प्रयास किया और यहाँ पर ये टकरा जाती हैं। टकराने के बाद दोनों गोलियां एक दूसरे टकरा कर क्या होती हैं, रुक जाती हैं। रुकने के बाद इसका अंतिम वेग क्या होता है, v2 v1 v2 होता है। ये क्या होता है, ये भी 0 होता है। यानी कि दोनों का अंतिम वेग और प्रारंभ वेग यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है। और द्रव्यमान तो दोनों में है ही। यहाँ पर शून्य जब हो जाएगा तो द्रव्यमान बराबर, यानी कि संवेग में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ। यही कहता है यहाँ पर हमारा संवेग संरक्षण का नियम। इस प्रकार से यहाँ पर आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर इसमें और कुछ नहीं था जानने के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से पूरा तीनों गति के तीनों नियम कंप्लीट होते हैं। साथ ही संवेग संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो टॉपिक है उसको भी हम अगली वीडियोस में देखेंगे। साथ ही यहाँ पर यदि आपको इस वीडियो के पूरे कॉन्सेप्ट जो मैंने समझा वो पसंद आए हो तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप यहाँ पर नए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।